हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले ईयर्स रेलवे और एसएससी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटॉन। तो देखिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को दर्शाती है। अब आपको याद रखना है, देखिए परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, किसी तत्व का। तो देखिए, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुछ नहीं। तो देखिए, जो हाइड्रोजन तत्व है आप सभी जानते हैं, ये आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है और ये आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है। बात करें प्रोटॉन की, तो देखिए इसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता। तो आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर हम बात करें इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का, तो परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन पर। तो देखिए, जब प्रोटॉन पर आवेश यानी कि चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि सकारात्मक धनावेशित होता है। तो आपको याद रखना है। बात करें न्यूट्रॉन की, तो देखिए न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। तो आपको तीनों याद रखने हैं। और देखिए, आप सभी को पता होगा, जो परमाणु की संरचना होती है, परमाणु की संरचना के तीन प्रमुख मूल कण हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये तो परमाणु के नाभिक में ही रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये परमाणु के चारों ओर कक्षाओं में ऑर्बिट में गतिशील रहते हैं। तो आपको याद रखना है। ये भी कहाँ, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉजिट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के बराबर होता है। अब देखिए, बात करें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है, तो आपको याद रखना है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है और यही पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। तो दोनों के द्रव्यमान समान होते हैं। अब बात करें, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना होता है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम, तो ये इसका आवेश होता है और यही पॉजिट्रॉन का आवेश होता है। लेकिन यहाँ पर अंतर होता है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो यहाँ पर ऋणात्मक होता है और जो पॉजिट्रॉन का आवेश होता है वो धनात्मक होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। देखिए, नाभिकीय संलयन में दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसके माध्यम से, नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6। तो देखिए, ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन यानी कि O2, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 8 होता है। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 और 6। तो देखिए, ऑक्सीजन का जो प्रथम कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन का जो दूसरा कक्षक होता है, जो बाह्य कक्षक होता है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो दूसरा कक्षक होता है, बाह्य कक्षक होता है, तो उसमें ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको याद रखना है, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि चार ऑप्शन में से इनमें से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, जो अपघटन है तो ये रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण ये भी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, और जो गुरुत्वाकर्षण है ये भौतिक प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा,
गुरुत्वाकर्षण ये एक भौतिक प्रक्रिया है, और जो हाइड्रोलिसिस है ये भी रासायनिक प्रतिक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब देखिए इसमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्क्रियीकरण। तो देखिए जो निष्क्रियीकरण है ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अम्ल तथा क्षार परस्पर आपस में मेल होने पर उदासीनीकृत होकर लवण यानी कि साल्ट और जल बनाते हैं। तो जो निष्क्रियीकरण है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कमी आती है। तो देखिए जब ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रोमीन, यानी कि Br। तो देखिए ब्रोमीन ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, तो आपको याद रखना है। देखिए बात करें ब्रोमीन की, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है ब्रोमीन का, तो 35 होता है, और इसे आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह में यानी कि 17वें ग्रुप में रखा गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी गैस ऐसी है जिसमें ज़्यादा यानी कि तीखी गंध होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनिया, यानी कि NH3। देखिए अमोनिया में ज़्यादा तीखी गंध होती है, और यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो ये गंधहीन गैस है, यानी कि इनमें कोई भी गंध नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है इसे हरित लवक भी कहा जाता है, तो ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पशु कोशिका यानी कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियों व पौधों का कुछ भाग हरा दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल समसूत्रण। तो आपको याद रखना है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो समसूत्रण होता है इसे समसूत्री भी कहते हैं। तो देखिए जो समसूत्री विभाजन होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है, और शरीर में लगी चोट की मरम्मत व शारीरिक वृद्धि के लिए ये उत्तरदायी होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे। तो देखिए आप सभी को इसके बारे में पता होगा, आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था, किसने प्रस्तावित किया था, तो ग्रेगर मेंडल ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल ने। आपको याद रखना है, ग्रेगर मेंडल को ही आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्त्रावित होता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि HCl। तो देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक होता है ये अमाशय ग्रंथि की ओकीजेंटिक कोशिकाओं से स्त्रावित होता है, और देखिए ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए बात करें विकास का सिद्धांत किसने दिया था, किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो आपको याद रखना है। और देखिए इनका ये जो सिद्धांत है इसकी पूरी व्याख्या इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो देखिए जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका, क्योंकि देखिए हम सभी का शरीर, सभी जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। बात करें कोशिका की, तो देखिए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था, और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जोनास साल्क ने। तो देखिए जोनास साल्क ने पोलियो की वैक्सीन यानी कि पोलियो के टीके की खोज की थी।
और देखिए आप सभी को मालूम होगा, मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि 27 मार्च 2014 को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। कब? 27 मार्च 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो देखिए बात करें चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पहले से ही विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण खोज तथा आविष्कार का एक पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। और देखिए जो चेचक है ये एक विषाणु जनित रोग है जो बेरियोला नामक विषाणु से होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रेबीज। देखिए रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया रोग कहा जाता है और देखिए ये एक विषाणु जनित रोग है जो कि संक्रमित जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी आदि के काटने से फैलता है। और देखिए रेबीज से तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और देखिए इस रोग में मरीज को पानी से डर लगता है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए आप में से कुछ लोग कहते हैं कि हमें आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके साइड में जो बेल आइकन होता है, जब आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑल पर क्लिक करना है। उसी के बाद आपको हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।